नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की। आज ही ऐलान हुआ है नोबेल प्राइज का। अमेरिका के दो अर्थशास्त्रियों पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को ये पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार इस साल दिया गया है एक विचित्र सी चीज़ के लिए। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे, सोचेंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि इसको कैसे गहराई से पढ़ा जाए, लेकिन मुझे थोड़ी उत्कंठा हुई और एक जिज्ञासा भी आई कि इस पर कुछ रोशनी डाली जाए, तो मैंने थोड़ी कोशिश की पढ़ने की। बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है, लेकिन बहुत आसानी से हमारी समझ में आ सकता है। इन्होंने ऑक्शन यानी नीलामी के विज्ञान को दोबारा से लिखा है। एक तरह से इन्होंने नीलामी की गणित को दोबारा जोड़ के दिखाया है। कैसे ऑक्शन होते हैं, कैसे चीज़ें नीलाम होती हैं और ख़ास तौर पे कौन सी चीज़ की नीलामी पे इन्होंने बात की है, इस पे आज हम बात करेंगे। नीलामी की गणित को कैसे इन्होंने पलट के रख दिया, इस पे बात करेंगे। और ये नीलामी की गणित इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए, भारत की नीति के लिए, भारत के नीति निर्माताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी बजा दीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। अगर आप सत्यहिंदी.com पर यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सत्य हिंदी एक मुहिम है सच की आवाज़ को लगातार जगाए रखने की, मजबूत रखने की, और वो सारी जानकारियाँ, वो सारी खबरें, वो सारे विचार आप तक पहुँचाने के लिए जिनकी आपको ज़रूरत है, लेकिन जो किसी और माध्यम से आप तक वास्तव में पहुंच नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके ज़रिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना 3 चरणों में है, 3 तरह के सदस्य बनते हैं। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना भुगतान करना चाहते हैं और आप कौन से सदस्य बन सकते हैं। और अब बात करते हैं नीलामी के अर्थशास्त्र की, यानी इस साल के नोबेल प्राइज़ की, जो अर्थशास्त्र के लिए, जिसको इकोनॉमिक साइंस कहा जाता है, नोबेल प्राइज़ ऑन इकोनॉमिक साइंसेज। ये नोबेल के जो मूल पुरस्कार थे, सम्मान थे, उनमें शामिल नहीं था। ये बाद में जोड़ा गया सम्मान है, लेकिन आज की तारीख में ये किसी भी दूसरे नोबेल पुरस्कार के बराबर की हैसियत रखता है। बल्कि सच कहूँ, ज़िंदगी को छूने की नज़र से कहूँ या दुनिया पर असर डालने की नज़र से कहूँ, तो ये उनमें से कई पुरस्कारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा वजनी हो गया है। तो पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन ने क्या किया है? ये दोनों अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और इनको ये सम्मान मिला है ऑक्शन थ्योरी में सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट्स इन ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, और नीलामी के नए तरीके, नीलामी के नए फॉर्मेट तलाशने के लिए। और इसका बहुत ज़बरदस्त असर होता है, ख़ास तौर पे जब दुर्लभ संसाधनों की बात होती है। हमारे यहाँ नीलामी किन चीज़ों की होती है तो आपको सबको पता है। तमाम तरह की नीलामियाँ होती हैं, तमाम तरह के टेंडर उठते हैं और उनमें बड़े बड़े घोटाले भी पकड़े जाते हैं। 2 बड़े घोटालों के नाम आपने भारत की राजनीति में सुने होंगे, 2G घोटाला और कोयला घोटाला। और इसके पहले एक बड़ा घोटाला स्पेक्ट्रम का हो चुका था, अगर आपको याद हो। ये 2G घोटाला बाद में हुआ है। उससे पहले 1995 या 96 में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, जब पहली बार लाइसेंस बंटे थे वायरलेस टेलीफोनी के लिए। उस वक्त आपको याद हो तो एक ही कंपनी को 19 सर्किल में एक साथ सबसे ज़्यादा बोलियां मिल गई थी। HFCL नाम की कंपनी, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड को, उसने 90,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और 19 सर्किल उसको एक साथ अवार्ड हो गए थे। 19 सर्किल में उसने बोली जीत ली थी। और ख़ास बात क्या थी कि जो दूसरे नंबर की बोली हर एक सर्किल में थी, उसमें और हिमाचल फ्यूचरिस्टिक की बोली में बड़ा भारी फ़र्क था, छोटा मोटा फ़र्क नहीं था। ये किस्सा क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस पर मैं आऊँगा अभी। ये इस थ्योरी को जो ठीक किया है इन दोनों विद्वानों ने, उसमें ये किस्सा आता है। और मिस्टर विल्सन जो हैं, इसमें जो अर्थशास्त्री हैं, उनके एक शिष्य एल्विन ई रॉथ को इससे पहले नोबेल सम्मान मिल चुका है। वो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं और वो मिस्टर विल्सन के डॉक्टोरल स्टूडेंट हैं। डॉक्टोरल स्टूडेंट का अर्थ होता है कि बिल्कुल छात्र नहीं, लेकिन PhD इनके गाइडेंस में उन्होंने की है। तो वो कहते हैं कि ये दोनों लोग जो हैं, जो आज के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन,
ये दोनों संभवतः अर्थशास्त्र की दुनिया में इस वक्त जीवित लोगों में सबसे महान दो लोग हैं, सबसे महान अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक थ्योरिस्ट वो बोल रहे हैं। टू ऑफ देम आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरिस्ट लिविंग इन इकोनॉमिक्स टुडे। और ऑक्शन की कहानी पे अब जब आते हैं कि वो ऑक्शंस जो हैं वो तमाम चीज़ों की बिक्री में मदद करते हैं। आपको पता होगा जब नीलामी होती है, कई बार अगर आपने देखी हो, कई बार खुली नीलामी होती है, कई बार लिफाफा बंद नीलामी होती है जिसमें हर आदमी अपनी अपनी बोली लिफाफे में रख के डालता है। जैसी ऑक्शन की नीलामी हुई थी। दूसरी खुली नीलामी इन दिनों जो होती है, जो आईपीएल के खिलाड़ियों की नीलामी होती है, वो खुलेआम होती है। खिलाड़ी सामने बैठाए जाते हैं और बोली लगाने वाले बोली लगाते जाते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं। ऐसी नीलामियाँ आपने फिल्मों में बहुत देखी होंगी। हमारे देश में अभी आप एक नीलामी का जिक्र पिछले दिनों आपने सुना था जिसमें अरुण शौरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है आईटीडीसी के होटलों की नीलामी का। वो बंद लिफाफे की नीलामी थी। और मैं कुछ समय पहले, कई साल पहले की बात है, अचानक पाकिस्तान का टीवी देख रहा था। उस वक्त पीटीवी दिखाई पड़ता था यहाँ। वहाँ इसी तरह के होटल खुली नीलामी में बेचे गए थे। पाकिस्तान सरकार ने अपने होटल बेचे थे, वो खुली नीलामी हो रही थी और वो टेलीविज़न पे दिखाई जा रही थी। मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे वो देखने में मज़ा आ रहा था तो मैं उसको देख रहा था। तो यहाँ जो नीलामी होती है इसमें क्या ख़ास चीज़ होती है कि किसी एक चीज़ की एक कॉमन शेयर्ड वैल्यू हो सकती है। सिद्धांत में आ रहे हैं अब हम। कॉमन शेयर्ड वैल्यू मतलब सभी लोग उस चीज़ की एक ही कीमत समझते हैं कि उनके हिसाब से ये कॉमन शेयर्ड वैल्यू होनी चाहिए, और उसी भाव पर फिर वो करीब करीब जाके माल बिकता है। जैसे कोयले की नीलामी हो रही है, लोहे की नीलामी होती है, जंक की, स्क्रैप की नीलामी होती है बहुत फैक्ट्रियों में, या कई बार कोई सामान जब्त किया जाता है उसकी नीलामी होती है। पहले कस्टम के सामान में नीलामी हुआ करती थी। कस्टम जो सामान पकड़ता था, इधर तो बहुत ज़माने से जब से ओपन जनरल लाइसेंस आया है तो तस्करी में बहुत सारी चीज़ें पकड़ी नहीं जाती हैं जिनकी नीलामी होती है। लेकिन अभी जैसे बैंक कुछ घरों की नीलामी करते हैं। तो एक हुई जब कमोडिटीज़ में नीलामी होती है कि चाय की नीलामी होती है, कोयले की नीलामी हो, रेत का ठेका उठता है उसकी नीलामी होती है, कहीं साइकिल स्टैंड की नीलामी होती है। ये नीलामियाँ ऐसी हैं जिनमें मोटे तौर पे माना जाता है कि एक कॉमन शेयर्ड वैल्यू होगी सबके हिसाब से उसका दाम, क्योंकि जो चीज़ नीलाम हो रही है उसको बेचकर या उसको इस्तेमाल करके जो ख़रीदार है वो उसका फ़ायदा उठाएगा। तो वो फ़ायदा किस हद तक हो सकता है इसकी एक सीमा तय है और वही उसकी कीमत हो सकती है। उससे ज़्यादा कीमत कोई आदमी शौक की वजह से नहीं दे देगा। दूसरा होता है जिसमें प्राइवेट वैल्यू होती है। ये प्राइवेट वैल्यू क्या होती है कि एक पेंटिंग है मान लीजिए, अब इस पेंटिंग की कोई बाज़ार की कोई कीमत तो होती नहीं है, कुछ तय नहीं है कि किस भाव पे बिकेगी। अब कहते हैं ना, नज़र का फेर है, नज़र की बात है। हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। हीरा भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत वजन नाप के, साइज़ देख के नहीं होती है। हीरा भी जब एक लेवल के ऊपर चला जाता है तो फिर उसकी नीलामी आर्ट फॉर्म की तरह ही होती है। जैसे कोहिनूर हीरा है, उसकी कीमत का मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आज खुला छोड़ दिया जाए, अगर उसकी नीलामी होने लगे, तो दुनिया के किस कोने में बैठा कौन सा इंसान कोहिनूर को अपने खजाने में रखना चाहता होगा और इसके लिए वो क्या कीमत देना चाहता है पता नहीं चलेगा। तो ये आर्ट की नीलामी होती है जिसमें प्राइवेट वैल्यू होती है, यानी मेरे मन में कोई कीमत है और वही उसकी वैल्यू मानी जाएगी। और ये जो है अब बिडर्स के पास जो जानकारी है, जो उनको ज्ञान है कि कोई चीज़ कितने की बिक रही है, इसकी क्वालिटी क्या है, उसके आधार पे उनके दिमाग में एक कीमत बनती है दोनों स्थितियों में। एक जो प्राइवेट वैल्यू यानी मेरे मन का दाम, और एक जो सार्वजनिक वैल्यू है, सार्वजनिक उसकी कीमत जो होगी। इन दोनों की स्थिति में विल्सन साहब ने क्या किया है, पहली बार उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया उन चीज़ों के ऑक्शन या नीलामी के लिए जिनकी एक कॉमन वैल्यू है। जो प्राइज़ कमेटी है, नोबेल प्राइज़ कमेटी, उसने कहा है कि विल्सन ने अपने जो सिद्धांत लिखा उस सिद्धांत में कहा है कि उनको लगता है कि जो भी नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं, जो भी लोग बोली लगा रहे हैं, वो आम तौर पर जो उनके दिमाग में उस सामान की कीमत होगी, जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए, जो उससे जितने पर ख़रीद कर भी वो मुनाफा कमा सकते हैं, वो आम तौर पर
उससे कम की बोली लगाया करते हैं। कम की बोली क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एक चीज़ होती है जिसको ये कहते हैं विनर्स कर्स। हम इसे कह सकते हैं जीतने वाले का अभिशाप, विजेता का अभिशाप। आदमी को लगता है कि मेरे हिसाब से दाम तो ये सही है, लेकिन अगर यही दाम मैं लगा दूं और दूसरा आदमी इससे आधा ही लगा रहा हो तो मैं बेवजह फालतू कीमत चुका रहा हूँगा। और ऐसे में वास्तव में अगर दूसरी बोली उससे काफ़ी कम निकली तो वो लगातार इस बात को लेकर मन में सोचता रहेगा, उसको मलाल रहेगा इस बात का कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, जबकि दिया उसने एकदम सही पैसा है, हिसाब लगा के दिया है। उसके मन में साफ था कि इतना पैसा देकर मैं सही कीमत चुका रहा हूँगा और इसमें मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन मन में बैठा हुआ है। और यही विनर्स कर्ज है जो उसको मजबूर करता है कि वो बोली थोड़ी दबा के लगाए, नीचे लगाए, जब तक कि बिल्कुल नाक का सवाल ना हो। और इसी तरह एक और बात उसमें कही गई है उनकी थ्योरी में कि हमने अभी बताया कि एक कॉमन वैल्यू होती है और एक प्राइवेट वैल्यू होती है, लेकिन उनका कहना है कि बहुत सारे ऑक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन वैल्यू और प्राइवेट वैल्यू ये दोनों प्ले कर रही होती हैं, दोनों की भूमिका होती है। तो कॉमन वैल्यू जैसे घर खरीदना, अब आप घर खरीदने के किस्से को सोचिए, बहुत दिलचस्प किस्सा है। घर खरीदने में क्या होता है कि एक कॉमन वैल्यू है कि इस इलाके में घरों के दाम कितने हैं, इस इलाके में पिछला घर कितने का बिका था, आगे कितने का बिकने की संभावना है, इस घर के साथ ज़मीन है तो उसका रकबा कितना है और उसका दाम कितना हो सकता है, इसमें जितना सामान लगा है वो कितने का है। तो ये मिलाकर आप हिसाब लगा लेंगे कि उसकी कॉमन वैल्यू क्या है। लेकिन मुझे ये घर पसंद आ गया है, अब ये मेरे दिल पे आ गया है। मुंबई में पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसे फ्लैट्स बिके हैं जो हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ के ऊपर बिक गए हैं। वजह क्या है कि खरीदार का दिल आ गया उस प्रॉपर्टी पे। उसने कहा नहीं, अब तो ये खरीदना ही है। और उसके बाद वो सारा लॉजिक और कॉमन वैल्यू का जो गणित है वो किनारे हो जाता है और वो इंसान की इच्छा उस पर हावी हो जाती है। और इसीलिए वो जो खरीदार है वो अब अपना वैल्यू देखने लगता है, मुझे पसंद आ गई है, मेरी पसंद की भी कोई कीमत है। और इसीलिए ऐसे घर अक्सर आसमान की कीमतों पे बिकते हैं। दिल्ली के अभी आप हाल में सुनते होंगे कोई पृथ्वीराज रोड पे कोई बंगला बिका, लोटियंस बंगलो जोन जिसको कहते हैं, नई दिल्ली, उस इलाके में जो बंगले बिकते हैं वो आमतौर पर इसी तरह की प्राइवेट वैल्यू, मन को छू जाने को, दिल में आ जाने पर बिकते हैं। उनका दाम इस हिसाब से ऊपर बढ़ता है। और ये खरीदार आमतौर पर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको पैसे की कोई परवाह नहीं है। वो किसी एजेंट से, डीलर से कहते हैं ये घर चाहिए जिस कीमत पे मिलता हो। अब इसके बाद उस डीलर की लियाकत है कि वो कितने कम पर उसको ले आए क्योंकि बेचने वाला भी अगर एक बार समझ जाता है कि खरीदार मुंह मांगी कीमत देगा तो उसका मुंह बड़ा हो जाता है, ये बाजार में कहा जाता है। तो अब मोटे तौर पे उन्होंने कहा, एक चीज उन्होंने कही कि जो सिस्टम है आपका, दो सिस्टम है नीलामी के। इंग्लिश ऑक्शंस कहलाते हैं, जो मतलब इंग्लैंड से निकले हुए ऑक्शंस, और दूसरे हैं डच ऑक्शंस यानी नीदरलैंड के ऑक्शन सिस्टम में। तो फ़र्क क्या है दोनों में? इंग्लैंड के ऑक्शन ऐसे ही होते हैं जैसे हमने देखे हैं, किसी चीज़ का एक बेस प्राइस होता है, वो दाम बताया जाता है, फिर लोग बोली लगाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे दाम बढ़ाते हैं। डच ऑक्शन इसका उल्टा होता है, वहाँ एक बड़ा दाम बता दिया जाता है और उसके बाद बोली लगाने वाले उसको नीचे लाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बोली नीचे आती है और मिनिमम पे आके छूटती है, जहाँ पे आकर जो सेलर है वो कह देता है अब इससे नीचे मैं नहीं बेचूंगा, वहाँ जाकर वो बोली ख़त्म होती है। तो इनका कहना है कि जो इंग्लिश ऑक्शन है यानी जिसमें भाव नीचे से ऊपर जाता है, इसमें अंडर बिडिंग यानी जो भाव मेरे मन में है उससे कम भाव देने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है बनिस्बत डच ऑक्शन के, जहां भाव नीचे गिर रहा होता है। वहां आदमी सोचता है जितना नीचे गिरा के तोड़ लूँ उतना अच्छा रहेगा। तो ये इंग्लिश ऑक्शन को उसमें बेहतर मानते हैं। लेकिन जो नोबेल प्राइज़ कमेटी है उनका कहना है कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान इस जोड़ी का, इस अर्थशास्त्रियों की इस जोड़ी का है, वो है उनका जो काम उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए जो नए ऑक्शन फॉर्मेट डिज़ाइन किए हैं। अब ये कहाँ काम आ रहा है और ये कैसे भारत से जुड़ रहा है देखिए।
उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग द फॉर्मेट दैट गवर्नमेंट्स नाउ यूज टू एलोकेट रेडियो फ्रीक्वेंसीज टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अब याद कीजिए 2G घोटाला भी और अपना 1995 वाला संचार घोटाला भी, जिसको टेलीकॉम घोटाला कहते हैं, सुखराम जी जिसमें बाद में गिरफ्तार हुए थे, आपको अगर पता हो। तो ये अमेरिका का किस्सा बता रहे हैं कि साहब अमेरिका में पहले जो रेडियो बैंडविड्थ थी, यही जिसको आप 2G स्पेक्ट्रम कहते हैं या टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, पहले ये रेडियो स्पेक्ट्रम के तौर पे बांटा जाता था। और पहले उसको कहते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह बंटता था वो, जैसे कि सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही हो, जिसमें ऑपरेटर आकर बताते थे कि साहब मुझे इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि मैं इतना समाज के लिए कल्याणकारी काम कर रहा हूँ, और मैं जो रेडियो स्टेशन चलाऊंगा या मैं जो टेलीकॉम नेटवर्क चलाऊंगा उससे कितने लोगों को कितना फ़ायदा होगा। तो बेसिकली समाज के लिए योगदान करूंगा, बड़ा भला करूंगा, बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मुझे दे दीजिए। और फीस का उसमें बहुत कोई ख़ास महत्व नहीं था, समाज के लिए दिया जा रहा था। ये उसकी खासियत देखिए। फिर 1990 के दशक में आकर FCC, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, जो वहाँ जैसे हमारे यहाँ TRAI है ऐसे अमेरिका में FCC है, FCC ने एक केस बनाया कि साहब ये जो किस्सा है ये ठीक नहीं है और हमको इसका कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। और उसके बाद अमेरिकन संसद ने, अमेरिकी कांग्रेस ने भी इसकी इजाज़त दे दी और उन्होंने कहा कि अब लॉटरी बेस्ड एलोकेशन होगा, कि लॉटरी से बांटा जाएगा। अब फिर कहानी वही रही कि साहब आपने वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, यानी आदमी बताए और लोग उससे कन्विंस हो जाएं, या वो लोगों को किसी और तरीके से कन्विंस कर दे। कैसे कर सकता है आप खुद ही सोच लीजिए। उस रास्ते से होता था। अब लॉटरी होने लगी तो जिसकी लॉटरी खुल गई उसको मिल गई फ्रीक्वेंसी, और उसने जो फीस तय थी वो जमा कर दी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अब ये लॉटरी लोकली होती थी, टुकड़ों टुकड़ों में, हर शहर की अलग हो रही है, ज़िले की अलग हो रही है। तो जो नेशनल ऑपरेटर थे, देश भर में जो कम्युनिकेशन करना चाहते थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल थी। जैसे हमारे यहाँ जब खेतों का बंटवारा होता है, किसी का एक टुकड़ा परिवार का यहाँ और एक टुकड़ा वहाँ हो गया, बाद में चकबंदी करके उसका इलाज निकाला गया। तो इसी तरह मिलग्रॉम और विल्सन ने एक फॉर्मेट ला के दिया जिसमें एक साथ देश के तमाम हिस्सों में रेडियो स्पेक्ट्रम की नीलामी अलग अलग खरीदारों के बीच में हो सके। यानी एक साथ 100 सर्किल की नीलामी हो रही है और वो साइमल्टेनियस है, एक साथ हो रही है, एक ही जगह बैठ के लोग उसमें बिड कर सकते हैं। पहले ये नीचे भाव पे खुलेगा, शुरू करेंगे, और उसके बाद सबको इजाज़त है कि आप रिपीट बिड भी कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं अपनी बोली जब चाहें। FCC ने इसको 1994 में अडॉप्ट किया। समझिए, हम लोग समझते हैं कि अमेरिका में तो सब कायदा कानून पहले से चल रहा होगा। 1994 में अमेरिका में ये टेलीकॉम बैंडविड्थ या स्पेक्ट्रम बांटने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट हुआ है। और उसके बाद उन्होंने एक तो रेडियो स्पेस बंट गया और उसके साथ सरकार को काफ़ी पैसा भी मिला। तो ये जो फार्मूला है उसके बाद ये ब्रिटेन में, कनाडा में, स्पेन में, तमाम दुनिया के तमाम हिस्सों में इसी अंदाज में बांटा गया। और ये इनका मुख्य योगदान है जिसकी वजह से इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और इसी तरह का फॉर्मेट फिर आप देखें तो ये सिर्फ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में नहीं है, यही कोयले की नीलामी में, ये दूसरी चीज़ों की नीलामी में भी वही फार्मूला उसी तरह इस्तेमाल करके। और कोयले में तो आपको पता है ऑनलाइन नीलामी की व्यवस्था हो गई थी। तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी नई आती जा रही है, उसका इस्तेमाल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। लेकिन जिस वक्त ये बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्या थी, उस वक्त उस समस्या का इन्होंने हल ढूंढ के निकाला। इसलिए नोबेल प्राइज़ कमेटी ने इनको, यानी प्रोफेसर पॉल मिलग्रॉम और प्रोफेसर रॉबर्ट विल्सन को इस साल नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज़ के लिए चुना है। आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, एक चीज़ जो रह गई 1995 की नीलामी के बारे में मैं कह रहा था, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, शेयर करना, लाइक करना और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपको बताता हूं 1995 की नीलामी का सबसे खतरनाक किस्सा। वो किस्सा ये है कि उस वक्त जिस कंपनी ने बोली लगाई थी और जिसको 19 सर्किल मिल गए थे, तब शायद उसके भी हाथ पैर फूल गए, उसकी समझ में नहीं आया कि अब मैं करूं क्या, 19 सर्किल एक साथ मैं संभाल नहीं सकता हूं। तो उसके बाद सरकार में
और इसी को घोटाला, बड़ा घोटाला इसको कहते हैं। बड़ा घोटाला इसको नहीं कहते हैं कि उनको सर्किल मिल गए थे। बड़ा घोटाला इसे कहा जाता है कि सरकार ने नियम बनाया कि एक कंपनी 3 से ज़्यादा सर्किल नहीं ले सकती है, और फिर उनको 3 सर्किल भी छोटे छोटे दिए गए, उनको बड़े 3 सर्किल नहीं मिले। इस देश के छोटे ऐसे सर्किल दिए गए जिनका पैसा वो भर सकते। उसके बाद भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कहानी सामने बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं गई है। तो घोटाला ये कहा जाता है कि वो सर्किल कैप किए गए, उसको उबारा गया, वरना उसने जो पैसा जमा किया था धरोहर के तौर पर, अर्नेस्ट मनी के तौर पे, वो पूरा जब्त हो जाता। लेकिन मेरी नज़र में, मेरी अपनी नज़र में इस किस्से में एक अंडर स्टडी है। वो ये है कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक ने जो कीमत लगाई थी हर सर्किल की, मेरे हिसाब से वो जायज़ कीमत थी। उसने गणित जोड़ के लगाई थी और वो समझता था, उसको ये जो है विजेता का अभिशाप उसको नहीं सता रहा था। द विनर्स कर्ज उसके दिमाग में नहीं था। वो नई कंपनी थी, उसको ये डर लग रहा था कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये ऊंची बोली लगाएंगी, कहीं मेरी बोली नीचे न रह जाए। तो जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस मैं चुका सकता हूं, जिस पर मैं पैसा कमा लूंगा, वो मैं लगा दूं। इसलिए उसने वो बोली लगाई थी जो दूसरे सारे बड़े खिलाड़ियों के मुकाबले दुगने के आसपास थी। यानी ये फेयर वैल्यू थी उस वक्त भी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की। लेकिन जब हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन डिस्क्वालीफाई हो गया तो दूसरे नंबर की बोली वाले प्लेयर्स को वो सर्किल मिले, और उनको, अब मैं पक्के तौर पे कह रहा हूँ कि उनको वो आधे दाम पे मिले, क्योंकि वो विनर्स कर्ज उनके दिमाग में था, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक के दिमाग में नहीं था। लेकिन अगर आप उसके बाद की पूरी टेलीकॉम की ग्रोथ स्टोरी को पढ़ें, हालांकि वो आज तक वो कंपनियां रोती हैं कि हमें बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, सच बात यह है कि उन कंपनियों ने करीब करीब आधे दाम पर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम हथिया लिया था नीलामी के पहले दौर में। ये याद रखना चाहिए। और इसीलिए इस तरह के तमाम प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी होती है उन नीलामी के सिद्धांत बनाने के लिए, और उस नीलामी के सिद्धांत को नए सिरे से परिभाषित ही नहीं करने के लिए, बल्कि फॉर्मूला बनाकर सामने रखने के लिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल के लिए लाने के लिए ये जो 2 अर्थशास्त्री हैं, पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन, ये दोनों बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।